सो कैंसर जो है दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो कैंसर के ऊपर आपके आते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, या कौन से टाइप की ऐसी बेसिकली जीन्स होती हैं जो कैंसर से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें कैंसर की, सो इन वेस्टर्न वर्ल्ड comma cancer has become the second ranking cause of death, become the second ranking cause of death there, only by heart disease. Only by heart disease. Led only by heart disease. इनका हार्ट डिजीज ज़्यादा कॉमन है कोज, उसके बाद आपका कैंसर। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन में जो सेल्स की प्रोडक्शन है वो रेगुलेटेड है। ठीक है ना, कि इतने ही सेल्स बनने हैं। अब जैसे हमें पता है कि हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं उसका नंबर क्या है, कांस्टेंट है कि इतने ही सेल्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं है, तो उससे क्या होते हैं आपके, एक तो सेल्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है। सो उससे फिर ट्यूमर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे ब्लड कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर में क्या होता है, नॉर्मल जितने सेल्स हैं उससे आपके ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर सेल नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो एक मतलब हर एक चीज़ की बॉडी के अंदर रेगुलेशन है, तो ऑब्वियसली अगर आपके नॉर्मल से ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं तो उसे हम ट्यूमर या क्या बोलते हैं आपका, दैट इज कैंसर। ठीक है। अब ट्यूमर को हम दो टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है, होता है बिनाइन। ठीक है। बिनाइन क्या होता है कि वो ट्यूमर जो बेसिकली एक लोकलाइज्ड होता है, एक तरह से ये क्या होता है, लोकलाइज्ड। ठीक है, कि एक जगह पे ट्यूमर हुआ है। ठीक है। सो अगर मैं बिनाइन की डेफिनेशन लिखूं, बिनाइन ए ट्यूमर that is not capable of indefinite growth and does not invade the healthy surrounding tissue, उसे हम क्या बोलते हैं आपका बिनाइन। ठीक है। ए ट्यूमर दैट इज नॉट केपेबल ऑफ indefinite growth and does not invade the healthy surrounding tissue, उसे हम क्या बोलते हैं आपका बिनाइन। ठीक है। ऐसे ही बेसिकली एक क्या होता है आपका, दैट इज मैलिग्नेंट। ठीक है, कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ए ट्यूमर that continues to grow and becomes progressively invasive, उसे हम क्या बोलते हैं आपका मैलिग्नेंट। ठीक है। बेसिकली मैलिग्नेंट क्या होता है, ट्यूमर हुआ एक जगह पर है बट वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। ठीक है। जैसे मान लो कोई कैंसर लीवर में हुआ, या लीवर के अंदर ट्यूमर सेल्स बने, बट वो लीवर के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में भी आपके स्प्रेड हो गए। ठीक है। सो बेसिकली जो हम कैंसर है, कैंसर हम स्पेसिफिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं। ठीक है। कैंसर जो हम बोलते हैं, कैंसर रेफर्स स्पेसिफिकली टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, स्पेसिफिकली टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। सो कैंसर स्पेसिफिकली रेफर्स टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको हमने अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है बेस्ड ऑन देयर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ टिश्यू।
जैसे कार्सिनोमाज होते हैं, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा होते हैं, और आपके सार्कोमा, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे 3 टाइप के, ठीक है। सो इन एडिशन टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, in addition to uncontrolled growth, comma, malignant tumors exhibit metastasis. Malignant tumors exhibit metastasis. Metastasis, comma, in this process, comma, small clusters of cancerous cells dislodge from a tumor, comma, invade the blood or lymphatic vessels, invade the blood or lymphatic vessels, comma, and are carried to other tissues, comma, where they continue to proliferate, in this way a primary tumor at one site can give rise to secondary tumor at another site. सो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके ट्यूमर्स हैं या जो कैंसर्स हैं उसको हमने एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वन इज कार्सिनोमा, सेकंड इज योर ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, and third is your basically that is sarcoma. तो सबसे पहले है कार्सिनोमा। so greater than 80%, so 80% से भी ज्यादा जो कैंसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके कार्सिनोमा, ठीक है। सो कार्सिनोमा बेसिकली होते क्या है, ट्यूमर्स that arise from endodermal or ectodermal tissues, such as skin or the epithelial lining of internal organs and glands,
इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब ट्यूमर्स जो आपके एंडोडर्मल या एक्टोडर्मल ओरिजिन, जैसे हमें पता है 3 लेयर्स होती हैं, एंडो, एक्टो एंड मेसोडर्म। तो कार्सिनोमस जो होते हैं उनका ओरिजिन या तो एंडोडर्मल होता है या एक्टोडर्मल, ठीक है। सो जैसे कोलोन कैंसर हो गया, कोलोन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड लंग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोमस। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, कार्सिनोमस के, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया, ठीक है। सेकंड वी हैव दैट इज लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया सो बेसिकली अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें, या ये दोनों जो हैं, दीज आर malignant tumors of hematopoietic cells of bone marrow, cells of bone marrow, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ल्यूकीमिया जो होते हैं दे प्रोलिफरेट एज सिंगल सेल्स, क्योंकि हमें पता है जितने भी ब्लड के सेल्स होते हैं वो सारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, ठीक है। सो जो ल्यूकीमिया है दे आर बेसिकली दे प्रोलिफरेट एज सिंगल सेल्स, बट जो लिम्फोमा होते हैं they tend to grow as tumor masses, tend to grow as tumor masses। थर्ड हमारे पास है दैट इज सार्कोमा, ये सबसे लेस फ्रीक्वेंटली होता है, दैट इज सार्कोमा, सार्कोमा which arise less frequently, arise less frequently, are derived from mesodermal connective tissues such as bone, comma cartilage, comma fat, ठीक है। सार्कोमास जो होते हैं वो आपके लेस फ्रीक्वेंटली राइज होते हैं फ्रॉम मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू सच एज बोन, कार्टिलेज एंड फैट। मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से कैंसर सबसे कॉमन होते हैं, सो द आंसर विल बी कार्सिनोमास, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कि ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है कैंसर सेल के अंदर कि वो बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉर्मल सेल से क्या हो जाती हैं आपकी, डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। जैसे मान लो ऑब्वियसली अब हमें पता है कि जो कैंसर होते हैं वो केमिकल्स भी कर सकते हैं, वायरस भी कैंसर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपके पास एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, सो देयर मे बी सम chemical carcinogens, chemical carcinogens, ठीक है। देयर मे बी सम लाइक वायरसेस, ठीक है, या जैसे कुछ रेज भी होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होगी जिनको हम फिजिकल एजेंट्स बोलते हैं, यूवी हो गया, एक्स रेज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये दे ऑल्टर द मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ प्रॉपर्टीज, they alter the morphology and growth properties,
ग्रोथ प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये एक तरह से क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब आपने नॉर्मल सेल को किसी वायरस ने इन्फेक्ट करा या कोई रेडिएशन से या केमिकल कार्सिनोजन से वो ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, वो आपके एबनॉर्मल सेल्स बन गए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो सेल्स हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने मान लो इन विट्रो करी है, इन विट्रो क्या मतलब होता है, हमने ये टेस्ट ट्यूब में करा है। कहाँ पे करा है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। या मतलब आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक बोलते हैं इन विवो, जैसे अगर मैं किसी एनिमल पे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, किसी एनिमल के अंदर कैंसर सेल बन रहे हैं तो वो इन विवो है। बट उन सेल्स को बाहर निकाल के मैं किसी केमिकल कार्सिनोजन से या किसी वायरस या किसी इरेडिएशन के थ्रू उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो दैट इज इन विट्रो, ठीक है। तो जो सेल्स हैं, दी सेल्स जो हमने इन विट्रो हैं, दी सेल्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज in vitro similar to those of cancer cells, similar to those of cancer cells, those of cancer cells, cancer cells, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ फैक्टर एंड सीरम, जैसे नॉर्मल सेल की जितनी ग्रोथ फैक्टर और सीरम की रिक्वायरमेंट होती है उससे डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज रिक्वायरमेंट्स फॉर growth factor and serum, growth factors and serum। second, are no longer encourage dependent, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो एनिमल सेल होता है उनको सरफेस चाहिए होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया तो ऐसे ही मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, बट एनिमल सेल्स नीड सरफेस। बट जो कैंसर सेल्स होते हैं दे आर नो लॉन्गर एनकोरेज डिपेंडेंट, ठीक है, दे आर नो लॉन्गर एनकोरेज डिपेंडेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट दे ग्रो इन ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैशन। जैसे क्या होता है ना, एनिमल सेल्स होते हैं, एक डेंसिटी रीच होगी, एक नंबर ऑफ सेल्स रीच होने के बाद वो फर्दर नहीं डिवाइड करते, बट दे ग्रो इन ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैशन, इंडिपेंडेंट फैशन, इंडिपेंडेंट फैशन, ठीक है। पहले ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, डिक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ फैक्टर एंड सीरम, दे आर नो लॉन्गर एनकरेज डिपेंडेंट एंड ग्रो इन ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैशन, ठीक है। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, बेसिकली जो एक तरह से आपके कैंसर सेल्स हैं, किसकी प्रॉपर्टीज हैं आपके कैंसर सेल्स की, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक नोट है कि ये जो हम म्यूटाजेनेसिस की बात कर रहे हैं, so you can write as a note the importance of mutagenesis, the importance of mutagenesis in the induction of cancer, in the induction of cancer is illustrated by disease such as xeroderma pigmentosum, such as xeroderma pigmentosum, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी डिजीज की जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होता है, जिसके पास डीएनए रिपेयर एक्टिविटी होती है, अगर वो एक्टिविटी फंक्शन नहीं होती तो ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। सो द रेयर डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डिफेक्ट in the gene, that encodes a DNA repair enzyme
DNA repair enzyme called UV specific endonuclease. UV specific endonuclease। तो एक तरह से मतलब म्यूटेशंस जो म्यूटाजेनेसिस है उससे आपका जो नॉर्मल सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके कैंसर सेल के अंदर, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटाजेनेसिस इन द इंडक्शन ऑफ कैंसर इज इलस्ट्रेटेड बाय डिजीज सच एज xeroderma pigmentosum. The rare disease is caused by defect in the gene that encodes a DNA repair enzyme called UV specific endonuclease, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ वायरसेस होते हैं लाइक वी हैव SV40 एंड पोलियोमा वायरस। सो देयर आर टू वायरसेस जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, SV40 एंड पोलियोमा वायरस एंड पोलियोमा वायरस। ये दोनों वायरस क्या करते हैं, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वायरसेस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि जैसे एक वायरस होता है राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है। सो RSV राउस सार्कोमा वायरस, सार्कोमा वायरस, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो मोस्ट RNA वायरसेस होते हैं वो साइटोसोल में रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। मोस्ट RNA viruses replicate in the cytosol. Replicate in the cytosol and does not induce malignant transformation, you know, and does not induce malignant transformation, ठीक है। साइटोसोल में जो आपके रेप्लिकेट करते हैं वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो रेट्रोवायरस होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा रेट्रोवायरस के बारे में कि वो अपने RNA से DNA बना लेते हैं और DNA को फिर वो इंटीग्रेट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, जिससे वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली RNA वायरस जो होते हैं वो साइटोसोल में आपके करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शंस आर रेट्रोवायरसेस, द एक्सेप्शंस आर रेट्रोवायरसेस, comma, which transcribe their RNA into DNA by means of a reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme and then integrate the transcript into host DNA. Into host DNA. Hosts DNA, ठीक है। सो जो मोस्ट RNA वायरसेस होते हैं दे रेप्लिकेट इन द साइटोसोल, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट इंटीग्रेट देयर RNA, क्योंकि RNA से DNA बनता है और फिर वो जाके इंटीग्रेट होता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो RNA वायरसेस तो ऐसा नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन जो रेट्रोवायरस है, क्योंकि रेट्रोवायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, वो RNA से DNA बना सकते हैं और फिर वो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऑन्कोजीन होती है राउस सार्कोमा वायरस के अंदर, ठीक है।
राउस सार्कोमा वायरस के अंदर एक ऑन्कोजीन होती है जिसे बोलते हैं VSRC। वी क्या शो करता है कि वो वायरल है, ठीक है। राउस सार्कोमा वायरस के अंदर एक ऑन्कोजीन होती है, क्योंकि कई जगह पे लिखा हुआ CSRC, कई जगह पे वी। सी का होता है कि सेलुलर, कई बार हमारे सेल के अंदर कोई, वैसे उसे हम प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो नॉर्मल बिहेव कर रही है, बट अगर उसमें कुछ चेंज आ जाता है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वी का मतलब है ये वायरल है, ठीक है। ये जीन क्या बनाती है, विच एनकोड से 60 किलो डाल्टन प्रोटीन काइनेज, 60 किलो डाल्टन प्रोटीन काइनेज that catalyzes the addition of phosphate to tyrosine residues on protein, to tyrosine residues on protein, residues on protein. The first evidence that oncogenes alone could induce मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन्कोजीन्स मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो करती हैं, ये कौन सी स्टडीज से आया था। सो दैट इज VSRC फ्रॉम राउ सार्कोमा वायरस, ठीक है। ऑन्कोजीन्स अलोन कुड इंड्यूस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कम फ्रॉम स्टडीज ऑफ VSRC oncogene from Rous sarcoma virus, ठीक है। और ये जो वायरस है, वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वो किसकी स्टडी से आया था, आपके राउ सार्कोमा वायरस, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इन्हीं चीज़ों के ऊपर आते हैं। अभी जैसे हम पढ़ेंगे, देखो क्या होता है ना, ऑन्कोजीन है क्या। जैसे एक तो हमने बताया कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रोटोऑन्कोजीन्स होती हैं, तो कुछ केमिकल आके उसको ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक जो हमारे अंदर, जैसे कोई नॉर्मल जीन है, कोई ऐसी जीन है जो सेल का जो ग्रोथ या जो सेल का नंबर कंट्रोल करती है, तो अगर वो जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी, वो जीन जब कब एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि उसमें कुछ चेंज आया है, ठीक है। वैसे वो नॉर्मल जीन है मेरे लिए, अगर वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो नॉर्मल अमाउंट में बना रही है, लेकिन वही जीन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो वो मेरे लिए क्या हो जाती है, ऑन्कोजीन, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम उन्हीं की कैटेगरीज का पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हमने ऑन्कोजीन्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन्कोजीन्स एंड कैंसर इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज ऑन्कोजीन्स एंड कैंसर इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो कुछ हमारी सेलुलर होती हैं, कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो सेलुलर, ठीक है। जैसे अभी मैंने VSRC लिखा, ठीक है, तो मैं दो चीज़ें लिख सकता हूँ। अगर मान लो वो मेरा SRC है तो उसको मैं लिखूंगा C, अगर वो वायरस का तो उसे मैं लिख दूंगा V, ठीक है। CSRC एंड VSRC, C is showing it is a cellular oncogene, ठीक है ये नॉर्मल जीन, जैसे ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, जस्ट आप एग्जांपल लगा लो, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो फिर ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो उसमें हम लिखते हैं कैंसर एसोसिएटेड जीन्स हैव मैनी फंक्शंस, कैंसर एसोसिएटेड जीन्स हैव मैनी फंक्शंस, हैव मैनी फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट है इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन, फर्स्ट क्या आपका इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन। मान लो कोई भी एक जीन है,
वो सेल की प्रोलिफरेशन कराती है, चलो ठीक है, नॉर्मल जितनी प्रोलिफरेशन करानी है उतनी करा रही है। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए, अगर सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ जाए, क्योंकि यही तो है ना ट्यूमर में हो क्या रहा है कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पहली कैटेगरी क्या आती है, इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है। सो अब इसमें जैसे हम कैटेगरीज लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जैसे हमारी है, फर्स्ट कैटेगरी अगर मैं लिखूं, सो ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली आपके सेल्स ज़्यादा आपके प्रोलिफरेट करेंगे। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो भी अगर ज़्यादा आपके एक्सप्रेस करेंगे तब भी सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। भले है ये चीज़ें नॉर्मल, क्योंकि हमें ग्रोथ फैक्टर भी चाहिए, हमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी चाहिए, बट ड्यू टू समहाउ अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है कि ये ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बन रहा है, ज़्यादा रिसेप्टर से एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो दैट में लीड टू कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारे पास एक है सिस, ये जीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक जीन है सिस, एनकोड्स ए फॉर्म ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर सिस। दूसरा हमारे पास है दैट इज एफएमएस, एफएमएस, ईआरबीबी एंड न्यू, ये तीनों क्या बनाते हैं आपके, एनकोड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दे एनकोड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, एफएमएस, ईआरबीबी एंड न्यू, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया ग्रोथ फैक्टर एंड और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल, क्योंकि अब सिग्नल जाता है, क्योंकि सेल के अंदर सिग्नलिंग होती है, उसके बाद सेल प्रोलिफरेट करते हैं। अगर वो सिग्नल की ट्रांसडक्शन ज़्यादा हो रही है, जैसे कोई भी सेल है, देखो सेल के अंदर क्या होता है, वे हैव रिसेप्टर, रिसेप्टर के ऊपर आगे आपका जैसे ग्रोथ फैक्टर लगना है और आगे सिग्नलिंग है। ऑब्वियसली अगर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बन रहा है तब भी सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, सेल के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं तब भी सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर सिग्नलिंग जैसे सेल के अंदर सिग्नलिंग कंटिन्यू रह रही है, ठीक है ना, सिग्नल तो आया, ग्रोथ फैक्टर लगा, उसने सिग्नलिंग भेज दी, सेल प्रोलिफरेट कर गया। लेकिन अगर वो जो सिग्नल आया है, जो मॉलिक्यूल आगे लगने से सिग्नलिंग कंटिन्यू रहती है, तब भी आपका जो प्रोलिफरेशन होगी वो कैसी होगी, एबनॉर्मल, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है। जैसे इसमें एक होता है एसआरसी, जो अभी मैंने बताया केबीएल, ये दोनों क्या बनाते हैं, टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज। एक होता है रास, रास जो है ये एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, ये सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे, इट इज ए जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। तो ऑब्वियसली ये जैसे आपके जो पाथवेज हैं, जैसे टायरोसिन काइनेज ज़्यादा बनेगा या जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ठीक है, तो सिग्नल अफेक्ट होने से भी सेल क्या हो जाता है, प्रोलिफरेट। देखो है ये सब चीज़ें हमें नॉर्मली भी चाहिए, हमें जो मैं ये सब नाम लिख रहा हूँ, हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए, हमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स भी चाहिए, हमें सिग्नल ट्रांसडक्शन भी चाहिए, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम या कुछ म्यूटेशन होने के कारण कि ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बन रहा है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ज़्यादा बन गए, तो वो दैट इज समथिंग बेसिकली जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजीन, ठीक है। वैसे तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को बनाने वाली जीन मेरी नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मली रिएक्ट कर रही है, बट ऑब्वियसली उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो वही वो पहले पहले प्रोटो ऑन्कोजीन थी, बट अब वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगी, तो जिससे क्या होगा, आपका जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दैट इज MYC, जून एंड फोर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, MYC, जून एंड फोर्स, ये तीनों क्या बनाते हैं आपके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम होता है ट्रांसक्रिप्शन कराना, ठीक है। सो ऑब्वियसली ओवर एक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ दीज oncogenes,
overactivity of any of these oncogenes may result in unregulated proliferation, proliferation. तो वैसे ये सारे जीन हमारे अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बट इनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आने की वजह से ये सब आपके बेसिकली एक नॉर्मल सेल को किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, ट्यूमर सेल में। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे जीन याद रखने, सारे जीन के नाम है सिस, ए प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एफएमएस, ईआरबीबी एंड न्यू, इट इज ए ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लिए कोड करते हैं, एसआरसी एबीएल टायरोसिन काइनेज के लिए कोड करते हैं, रास इज ए जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में बात करूं तो एमवाईसी, जन एंड फोर्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। So second category we have, that is inhibition of cellular proliferation. Cellular proliferation. So the second category of cancer associated genes is second category of cancer associated genes called tumor suppressor genes. Called tumor suppressor genes or anti-oncogenes. Or anti-oncogenes encode proteins that inhibit excessive cell proliferation, ठीक है ना। तो ये वो हैं जिन्होंने एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये इनएक्टिवेट हो गए, इनएक्टिवेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स इन unregulated proliferation, जैसे इसमें एक जीन होती है रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि वैसे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेयर चाइल्डहुड ट्यूमर, ठीक है ना। जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा में प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है, देयर इज रेयर चाइल्डहुड ट्यूमर, ठीक है। दूसरा जैसे आपके होते हैं P53 विच एनकोड से न्यूक्लियर फॉस्फोप्रोटीन, सो ओवर, जैसे एक नोट आप लिखिए, ओवर 90% ऑफ स्मॉल सेल लंग cancers, 50% of breast and colon cancers, ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन इन P53, ठीक है। तो मतलब P53 रेटिनोब्लास्टोमा दोनों आपकी कैसी जीन्स हैं,
ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, अभी हमने दो कैटेगरीज पढ़ी। पहला था कि वो जीन्स जो बेसिकली जिनका काम है नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग, मतलब जो नॉर्मली प्रोलिफरेट कराती हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगी तो प्रोलिफरेशन होगी। दूसरा वो जीन्स जिन्होंने प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराना है। ठीक है, मान लो मेरे अंदर कोई ट्यूमर सेल बन गया, तो ऑब्वियसली P53 का काम है कि उसको वहीं रोक देना कि वो फर्दर बेसिकली नहीं डिवाइड होना चाहिए। लेकिन P53 में प्रॉब्लम होने से वो आपके क्या करते हैं, दे अब नॉर्मली वो क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो कैटेगरी है, ठीक है, वो है बेसिकली आपकी रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, क्योंकि हर एक जो सेल है बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि देयर हैज टू बी रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। मान लो एक सेल है, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद उसका एपोप्टोसिस होना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, आपका एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस ठीक है। सो ए थर्ड कैटेगरी ऑफ a third category of cancer associated genes regulates program cell death, regulates program cell death. These genes encode proteins that either block or induce apoptosis, that either block or induce apoptosis. So included in this category of oncogene is BCL2. In this category of oncogene is BCL2. Is BCL2. BCL2, which is an anti-apoptotic gene. Anti-apoptotic gene. ठीक है, मतलब ये वाली जीन जो होती है एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराती है। ठीक है, अब इसको हम BCL2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमने इसको डिस्कवर किया था वो किससे किया था, आपका बी सेल फॉलिकुलर लिम्फोमा। फॉलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, तो जब से इसकी डिस्कवरी हुई है, इसका मेन रोल क्या होता है, इन रेगुलेटिंग सेल सर्वाइवल। ठीक है ना, जैसे BCL2 है वो सेल सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है। इफ आई एम सेइंग ना समथिंग विच इज एंटी एपोप्टोटिक, तो एंटी एपोप्टोटिक का क्या मतलब है कि वो सेल के सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है कि सेल सर्वाइव करे। ठीक है, सो बेसिकली एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्स्टीन बार वायरस, इसके अंदर एक जीन होती है, एप्स्टीन बार वायरस contains a gene that has sequence homology to BCL2 and may act in a similar manner to suppress apoptosis. ठीक है, चलो मान लो हमने ये कह दिया, चलो हमारे अंदर तो BCL2 है। BCL2 का क्या काम है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराना। ठीक है, मान लो एक सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो गया, लेकिन BCL2 अगर मान लो है तो वो उसका एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये जो वायरस है
वायरस एक एनिमल सेल के अंदर गया, जैसे मान लो ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर वायरस चला गया, ठीक है। वायरस के अंदर एक ऐसी जीन है जो BCL2 जैसी है, मतलब इस सेल को तो वैसे इसका एपोप्टोसिस होना चाहिए था, लेकिन एप्स्टीन बार वायरस के आने की वजह से उसमें ऐसी एक जीन है जिसकी होमोलॉजी है किसके साथ, आपकी BCL2 के साथ, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस के अंदर एक ऐसी जीन है जो BCL2 की तरह है, और वो उसके इन्फेक्शन से जो सेल है उसका एपोप्टोसिस नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो एक तरह से अब जो सेल है उसका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसको किल होना है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो क्रिएटिंग ए इशू, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑन्कोजीन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है, दैट इज एन ऑन्कोजीन नेवर codes for a cell cycle protein which promotes cell proliferation, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑन्कोजीन्स बेसिकली ऐसे सेल साइकिल प्रोटीन बनाते हैं जो प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऑन्कोजीन्स आर ऑलवेज इन्वॉल्वड इन इनहेरिटेड फॉर्म्स ऑफ कैंसर, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे कैंसर्स इनहेरिटेड नहीं होते, ठीक है। एन ऑन्कोजीन कोड्स फॉर ए प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स ए सेल फ्रॉम अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ऑन्कोजीन जैसे मैंने बताया ना, हमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ऑन्कोजीन, क्योंकि ये तो एक तरह से अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मैंने ऑन्कोजीन को ये डिफाइन कर दिया कि वो हमेशा ही वो प्रोटीन बनाता है जो सेल को एपोप्टोसिस में नहीं जाने देता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फोर्थ, एन ऑन्कोजीन इज ए डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड म्यूटेटेड जीन दैट रेंडर्स ए सेल एडवांटेजेस टुवर्ड्स सर्वाइवल, ठीक है। ऑन्कोजीन बेसिकली वो है जिसके कारण बेसिकली सेल का सर्वाइवल, ठीक है, कि सेल सर्वाइव कर पाता है। सेल सर्वाइव करने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, वो ग्रो करेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हमारे सामने, विच ऑफ द इवेंट्स विल नॉट यूजली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन, ऑब्वियसली ऑन्कोजीन अगर फंक्शन बेसिकली गेन कर रहा है तो आपका नॉर्मल से कैंसर सेल बनेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर ने सप्रेस करना था, लेकिन अगर उसने अपना फंक्शन लूज कर दिया तो ऑब्वियसली तब भी कैंसर सेल बनेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। अगर रिपेयर सिस्टम वाली जीन्स ने अपना फंक्शन गेन कर लिया, ठीक है ना, अब कैंसर सेल किस कारण बना है, क्योंकि जीन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। लेकिन अगर रिपेयर सिस्टम ने उस जीन को ठीक कर दिया और वो उसके गेन ऑफ फंक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल सेल से कैंसर सेल नहीं बनेगा। और जो प्रो एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स हैं, अगर उनका फंक्शन लॉस हो गया तब भी आपका नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बनेगा। सो राइट आंसर इज योर थर्ड, ठीक है, कि गेन ऑफ फंक्शन ऑफ योर जीन्स इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें आज हमने क्या पढ़ा, सो आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स बताया कि कैसे ऐसा क्या होता है कि जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट ऑन्कोजीन्स लाइक which are like involved in induction of cellular proliferation, that is growth factor और growth factor receptor, signal transduction pathway में involved होते हैं, transcription factors हो गए आपके, ठीक है, ये factors आपने याद रखने हैं, inhibition of cellular proliferation, then we have regulation of program cell death, इसमें हमने BCL2 की बात करी, और एक दो क्वेश्चन से मैंने आपको बताया कि which of the following best defines an oncogene and which of the events will not usually lead to transformation of normal cell into cancer cell.